सर, पहला सवाल जो है मुकेश सहनी पे ही है, क्योंकि महागठबंधन में डिप्टी सीएम को लेकर बड़ी लड़ाई है। ये बड़ी लड़ाई तेजस्वी यादव की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं इशारा मिलता है कि ठीक है, मुकेश सहनी जो बोल रहे हैं उन सब चीज़ों को शांति से सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव खुद फंसे हुए हैं कि सीएम के तौर पे उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, वो खुद से ऐलान कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में स्वघोषित एक डिप्टी सीएम पहले से ही हैं। सीएम का पता नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम हो गया है कि मुकेश सहनी होंगे, जिस नाम का विरोध है एक तरीके से कहें अंदर खाने से जो बात चल रही है कि लेफ्ट की पार्टियां भी कर रही हैं और कांग्रेस भी कर रही हैं। तो क्या मुकेश सहनी का नाम आगे बढ़ सकता है और क्यों विरोध हो रहा है? क्या कि राजनीति में विधायक पहले चुने जाते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर मुकेश सहनी जी समझते होंगे या बाकी जो पार्टियां समझती होगी, तो पहले जनता इलेक्ट किसको करती है? विधायक को। फिर विधायक दल के नेता चुने जाते हैं और फिर विधायक दल के अगर नेता चुने जाते हैं, वो मिलकर के अगर बहुमत उनको होता है तो फिर वो सरकार बनाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता होते हैं। फिर मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए जाते हैं। डिप्टी सीएम जैसा कोई पद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हीं को एक नाम दे दिया जाता है कि भाई ये डिप्टी सीएम, ये ऑनररी पद है। कोई ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम के कुछ अलग जिम्मेवारियां होती हैं। अब मुकेश सहनी जी ने कल तो कहा कि भाई हमें 14 सीट मिले या 44 सीट मिले, डिप्टी सीएम का पद हमें मिलना चाहिए। भाई आप तो खुद 14 की बात करने लगे। इसके पहले शाहनवाज थे कांग्रेस के प्रभारी, अल्लाह बरू जी के पहले। वो दो डिप्टी सीएम बना के चले गए थे बिहार में कांग्रेस से, कि एक डिप्टी सीएम अगड़े वर्ग से होंगे, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम वर्ग से होंगे। उनकी बातों को भी गंभीरता से नहीं ली गई। तो मुकेश सहनी जी जो डिप्टी सीएम जैसी शर्त रख रहे हैं, चुनाव जीतने के पहले क्या इस तरह की शर्त क्या मानी जाएगी? क्या बिल्कुल आपने सही कहा कि तेजस्वी जी ने ही अगर ये सवाल उठाया था कि अगर मैं सीएम बनूंगा तो बिहार की बेहतरी के लिए ये करूंगा वो करूंगा। आरा के मंच से बहुत कुछ बोल गए थे। राहुल गांधी भी उस मंच से थे जब वो वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी यात्रा पर निकले हुए थे। कहा राहुल गांधी ने उस पर सहमति दी कि हाँ, हम लोगों के अगले सीएम यही तेजस्वी यादव। जब सीएम तय नहीं है तो भाई अब तो जो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की डेमोक्रेसी समझी है, उस डेमोक्रेसी में जब सीएम ही तय नहीं है तो उनके कैबिनेट के लोग कैसे तय हो जाएंगे? उनके कैबिनेट में कौन मिनिस्टर होंगे, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कौन क्या होंगे, ये कैसे तय हो जाएगा? इसको लेकर के लेफ्ट की पार्टियों ने और कांग्रेस ने जो असहमति जताई है, अब वो कार्ड खेलते हैं कि पिछड़ा का बेटा सीएम होगा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होगा। अरे भाई, अति पिछड़ा का बेटा मदन सहनी अभी तो एनडीए सरकार में है मंत्री। अति पिछड़ा का बेटा हरी सहनी है मंत्री। राजभूषण निषाद इन्हीं के समाज के हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। तो ये लोग अति पिछड़ा का बेटा नहीं है। मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे तब असली अति पिछड़ा का बेटा बनेगा। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है और मैं मानता हूं कि राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत चलता नहीं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जब बात हो रही है तो चूंकि मुकेश सहनी ऐसे पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं जिस गठबंधन में 29 सीटों पर लड़ने वाली लेफ्ट पार्टी 14-15 विधायक लगभग उसके हैं, जिसमें से सीपीआई-एमएल के अकेले 12 हैं, बाकी के 2-2 हैं, तो 12-4-16 हो गए। इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट, 29 सीटों पर लड़ के 16 सीट जीतना, 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 19 पे जीती। तो मुकेश सहनी जो कि 5 विधायक जो भी उनके विधायक रहे होंगे वो भी अब उनके पास रहे नहीं, उन पे बीजेपी का दावा हो गया। क्या लगता है कि आरजेडी पे खुद तेजस्वी यादव पे, जो कि भले ही पिछली बार 144 पे लड़े थे और 70 पे कांग्रेस लड़ी थी, इन पे लेफ्ट की पार्टियों का दबाव ज्यादा है इस बार के चुनाव में, और वो क्या कांग्रेस के बराबर है लगभग? यही वजह है कि मुकेश सहनी को कहीं न कहीं जितना मुकेश सहनी सोच रहे हैं उसके अपेक्षा वो लोग उनको बहुत कम सोच रहे हैं। बिल्कुल, इनके 4 विधायक जीत के आए थे और चारों भाग गए थे, बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे। अपने तो ये चुनाव ही हार गए थे और बाद में भाजपा ने इनको एमएलसी बनाया, मंत्रिमंडल में जगह दी। खैर, तो बिल्कुल आपने लेफ्ट की तरफ जो इशारा किया, उसका स्ट्राइक रेट देखिए ना लेफ्ट का। सीपीआई-एमएल का तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। 19 सीटें सीपीआई-एमएल को मिली थी, 12 जीत गए थे।
और अगर सीपीआई और सीपीएम को मिला दीजिए, सब मिला के अगर 29 सीटें मिली तो 16 जीत गए। तो स्ट्राइक रेट तो उनका सबसे ज्यादा अच्छा है। और क्या वो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं? क्या वो कोई अभी से करवा रहे हैं कि भाई हमारे हिस्से में ये चीजों को फिक्स कर लीजिए? हाँ, सीटों को लेकर के उनकी दावेदारी है, क्योंकि लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। दो लोकसभा के सीटें वो जीत गए। कितने सीटें लेफ्ट को दी गई थी? काराकाट भी जीत गए, आरा भी जीत गए। राजा राम सिंह काराकाट जीत गए और यहाँ ये जीत गए सुदामा प्रसाद। तो मैं मानता हूं कि लोकसभा का चुनाव हो, ये विधानसभा का चुनाव हो, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में अपने को साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम राष्ट्रीय फलक पर हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा कि हमें 9 सीट दिए, 3 जीत गए। पप्पू यादव को अगर अपने पाले में जोड़ लेते हैं तो उसको मिला के वो 4 बताते हैं कि हम 4 हैं और आप भी 4 जीते। 23 सीट पर आप लड़े, आप 4 जीते, हम 9 सीट पर लड़े, हम 4 जीते। तो देख लीजिए, लोकसभा में कांग्रेस को बहुत ही चुनिंदा सीटें मिली थी। ये भी एक बात कहा जाता है कि सीमांचल की वो जो सीटें हैं जहां पे कि ऑलरेडी वोट बैंक ठीक ठाक है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्होंने काराकाट और आरा जैसी सीटों पर दिखाया। मुश्किल था वो। नहीं, आरा में पहले भी आरा जीती है लेफ्ट की पार्टी, चूंकि आरा सीपीआईएमएल का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए आरा में इनके पहले भी रामेश्वर प्रसाद वगैरह इनके एमपी रहे हैं आरा से। लेकिन हाँ, काराकाट एक टफ सीट था और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में राजा राम सिंह जो कुशवाहा जाति से ही आते हैं उन्होंने बाजी मारी। तो वो माना जाएगा कि हाँ, वो एक काराकाट की सीट इनके लिए आसान नहीं था, जिस सीट को जीत लिए। और कांग्रेस, बिल्कुल हम सहमत हैं आपसे कि ट्रेडिशनल हुआ किशनगंज, कटिहार, सासाराम की सीटें जहां से लगातार मीरा कुमार जीतते रही है। अगर उस सीट से मनोज राम जीत गए तो उनकी मजबूत सीटें दी गई थी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ये सहनी वाली बात समझ में नहीं आती। एक इनके विधायक नहीं है। लोकसभा में इनको 3 उम्मीदवार दिया गया था, वो सब आरजेडी ने उम्मीदवार इनको दिया, इनके उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे। और लालू यादव ये फॉर्मूला बराबर अपनाते हैं। जैसे ही उनके पास लोग पहुंचता था पहले, आज तो भी तेजस्वी जी प्रभावी हो गए हैं, यही चीजों को तय कर रहे हैं। उस समय पूछते थे कि आपके पहलवान कहाँ है, किसको लड़ाइएगा आप चुनाव। तो जैसे ही पहलवान की बात आती थी, जो पार्टी वाले लोग होते थे वो आगे पीछे देखने लगते थे कि ठीक है, आप इतनी सीटें मांग रहे हैं, कौन सीट पर किसको किसको लड़ाइएगा जरा बता दीजिए। तो मुकेश सहनी पहले ये तो बता दें कि हाँ भाई, अब डिप्टी सीएम भाई, सरकार बनेगी तब ना, तेजस्वी जी सीएम होंगे तब ना। अभी से कोई एग्रीमेंट होता है डेमोक्रेसी में क्या कि भाई एग्रीमेंट कर दीजिए कि सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे? इस तरह की बात करके, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। और इस प्रेशर पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी, जब तक सीटों का वहां पर ये नहीं हो जाता है, क्लियर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी वहीं रहेंगे, कि हो सकता है कि फिर पाला बदल लें। कहेंगे कि भाई हमको डिप्टी सीएम का पद के लिए वहां स्वीकृति नहीं मिली, गारंटी नहीं मिली, इसलिए हम इस गठबंधन से बदल के उस गठबंधन में आ गए। और गठबंधन, दूसरा गठबंधन जो है वो तो तय ही बैठा ही हुआ है कि आइए, आपको हम केंद्र में भी जगह दे देंगे, राज्यसभा में भी भेज देंगे, इतने लोगों को एमएलसी बना देंगे, इतने लोगों को टिकट देकर लड़वा देंगे। तो अभी कुछ भी संभव है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स और बार्गेनिंग का खेल चल रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को जब बड़ा पोजीशन ही चाहिए तो बहुत आसान है बीजेपी के लिए। नहीं डिप्टी सीएम देगा तो केंद्र में कोई दे सकता है, राज्यसभा भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर उधर जाना चाहे तो। ये हाँ बिल्कुल, अरे भाई, राजभूषण निषाद इन्हीं की पार्टी में कोषाध्यक्ष थे। जब राजभूषण निषाद को बनाया जा सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, तो मुकेश सहनी को क्या है, उन्हीं को रिप्लेस करके मुकेश सहनी को जगह दे देगी पार्टी। इसलिए वो स्पेस देख रहे हैं कि कहाँ हमारे लिए स्पेस है। और एक दिलीप जायसवाल का बहुत पहले बयान आया था, जिस बयान में उन्होंने दबी जुबान से ही कहा था कि मुकेश सहनी हमारे संपर्क में भी है।